तो आज हम लोग बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग को पिछले चैप्टर में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्योंकि फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, तो इसको चेंज करने के तरीके भी मैंने आपको तीन बताए थे। या तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, या तो हम लोग एरिया को चेंज करें, या तो हम लोग एंगल को यानी कि ओरिएंटेशन को चेंज करें। यही तीन तरीके होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का। उसमें भी एक तरीका मैंने आपको कराया था जिसमें हम लोगों ने ओरिएंटेशन को चेंज किया था, जिसमें हम लोगों ने एंगल को चेंज किया था। अगर हम लोग किसी कॉइल को घुमा रहे हैं तो टाइम के साथ उसका एंगल चेंज हो रहा है। वहां पर मैंने आपसे बोला था एंगल को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी, क्योंकि ओमेगा होती है एंगुलर स्पीड और एंगुलर स्पीड का मतलब एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, यानी ओमेगा बराबर एंगल अपॉन टाइम, तो एंगल बराबर ओमेगा इंटू टाइम। ठीक, सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकते हैं। और वहां से हम लोगों ने लिखा था मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को, दैट वाज बी ए कॉस ओमेगा टी। और अगर यहां से हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालें तो दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे देखो बी और ए कांस्टेंट है, बाहर आएगा। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बेटा होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और चेन रूल लगाओगे तो एक ओमेगा और आ जाएगा। भाई ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये आया आपका बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी के बराबर। ये ईएमएफ आ गया। ये भी एक नंबर ऑफ टर्न के लिए, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अभी यहां कितने हैं, केवल एक। अगर मैं n नंबर ऑफ टर्न्स कंसीडर करूं, सो फॉर n टर्न्स, ये शायद मैंने आप लोग को डेरिवेशन करवाया था। फॉर n टर्न्स ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी के बराबर, जिसमें n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, b मैग्नेटिक फील्ड, a एरिया ऑफ द कॉइल, ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉइल। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको हम लोग एक नया कांस्टेंट मान ले रहे हैं, दैट इज ई नॉट, क्योंकि ये सब देखो कांस्टेंट है। इनमें से एक भी चीज टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है, ये सब कांस्टेंट्स हैं। तो इनको हमने ई नॉट मान लिया, और ई नॉट का मतलब हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, या इसको हम लोग बोल सकते हैं पीक ईएमएफ। ये it can be said as peak EMF, or we can write EMF amplitude। अब ये एम्पलीट्यूड वाला वर्ड आया है वेव की इक्वेशन से। क्लास 11th में आप लोगों ने वेव पढ़ा होगा, जहां पर इक्वेशन था y बराबर a साइन ओमेगा टी। तो वहां पर y का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, a का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसका मतलब बेटा ये इक्वेशन बिल्कुल उसके साथ कंपैरेबल है। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर वहां पर a होता है, मतलब साइन ओमेगा टी के अलावा जो भी है वो वहां पर एम्पलीट्यूड होता है, तो यहां पर भी ये जो ई नॉट है ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का मतलब इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। अगर हम लोग यहां मान के चलें कि उस कॉइल का रेजिस्टेंस R है, तो हम लोग बेटा करंट भी निकाल सकते हैं, और वो करंट आ जाएगा ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ की वैल्यू है भाई ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट देखिए क्या बनेगा, करंट आई विल बिकम ई नॉट बाई आर। अब सोचो ओम्स लॉ को याद करो, V बराबर आई आर होता है, तो I बराबर V अपॉन आर, मतलब ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। और ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस जो होता है वो आई नॉट होता है, तो ये बन जाएगा I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? इतने में कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर? आई नॉट यहां पर क्या चीज है, इट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि ये करंट का एम्पलीट्यूड है। सो इट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट, या इसी को आप करंट एम्पलीट्यूड भी कह सकते हो। अगर हम लोग मैथमेटिकल थोड़ा सा डिस्कशन करें तो हम लोग को ये पता है कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में। साइन थीटा यहां पर देखें तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, फिर साइन पाई यानी कि 180 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, ये सब 0 के बराबर होता है। क्लियर? फिर ऑल्टरनेटली वो +1 और -1 होता है। यहां ऊपर देखो तो साइन जो है वो मैक्सिमम है, +1 है,
उसी तरीके से अगर नीचे हम लोग देखेंगे तो यहां पर वो -1 है, मतलब मिनिमम है। तो यहां से आप लोग याद कर लेते हैं, मैथ्स में आपको बता दिया जाता है कि साइन थीटा जो है वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है। तो अब आप वो जो दोनों एक्सप्रेशन आपने निकाले, चाहे ईएमएफ का हो चाहे करंट का हो, उन दोनों एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखो। E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, और करंट का एक्सप्रेशन था I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो यहां पर ध्यान से देखिए, साइन ओमेगा टी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -1। मैक्सिमम कितनी होगी? +1। तो उसी के करस्पॉन्डिंग करंट की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -I0। कितनी होगी भाई? जब ये -1 होगा तब करंट कितना होगा? -I0। तो करंट हो गया -I0, और जब ये साइन ओमेगा टी +1 होगा तब करंट कितना होगा? I0। इसका मतलब ये ऐसा करंट हो गया विच इज इन बिटवीन -I0 टू +I0। ईएमएफ जो है -E0 से +E0 के बीच में हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये करंट की प्रॉपर्टीज को अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो पहली बात, ये करंट आपका फ्लक्चुएटिंग करंट है। फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंज हो रहा है ना, बदल रहा है, इसकी वैल्यू वेरिएबल है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो ये फ्लक्चुएटिंग करंट हो गया। हर एक मूवमेंट पर आप चेक करो, यहां पे करंट यहां पर था, फिर थोड़ा आगे बढ़े यहां पहुंचा, फिर यहां मैक्सिमम हुआ, फिर घटने लगा। लगातार हर एक मूवमेंट पर करंट चेंज हो रहा है। इसका मतलब करंट कैसा है? फ्लक्चुएटिंग है। दूसरी बात, करंट पॉजिटिव में भी है और करंट निगेटिव में भी है, और करंट का पॉजिटिव निगेटिव होना सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। ठीक, -2 एम्पियर का और कोई मतलब नहीं है। सोचो भाई, 2 एम्पियर करंट है तो -2 एम्पियर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, दैट्स इट। उसका और कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये जो करंट है ये करंट बाई डायरेक्शनल है। बाई मतलब 2, डायरेक्शन मतलब आप समझ ही रहे हैं। इसका मतलब इस करंट के कितने डायरेक्शंस हैं? 2। सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ दिस टाइप ऑफ करंट, जिसमें ईएमएफ भी चेंज हो रहा है, करंट भी चेंज हो रहा है, और ऐसे करंट को हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। दिस करंट इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हम लोग अब इस चैप्टर में ऑल्टरनेटिंग करंट यानी इस तरह के करंट को फुल डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि अगर किसी भी सर्किट में आपको ऑल्टरनेटिंग करंट का जनरेटर लगाकर दे दिया जाए, जैसे घर में हम लोग के करंट जो फ्लो होता है, और आपसे कहा जाए कि उसको चेक करो जरा क्या है, कहाँ वोल्टेज कितना है, कहाँ क्या ड्रॉप हो रहा है, कितनी एनर्जी है, कितना पावर है, वो सारी चीजें, मतलब जो आप लोगों ने डीसी सर्किट में पढ़ा था, एक चैप्टर आपने पढ़ा था ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, शायद तीसरा या चौथा चैप्टर था, तो वहां पर आपने डीसी सर्किट के बारे में पढ़ा। मतलब पूरे सर्किट में सेल लगा था, सेल या बैटरी लगी हुई थी। अभी उसी सर्किट में क्या लगने वाला है? कोई ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स, मतलब इस तरह का करंट, इस तरह का ईएमएफ हम वहां सर्किट में देने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे आखिर क्या फर्क पड़ रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है। क्लियर? क्योंकि ये करंट लगातार चेंज हो रहा है। अब आप सोचो, अगर आप अपने घर से यहां तक चलकर आए हो तो जब आप घर के जस्ट अपने बाहर रहे होगे तो आपकी इनिशियल स्पीड 0 थी, फिर आपने चलना शुरू किया होगा, स्पीड बोलो हर मूवमेंट पर चेंज हुई होगी। कभी पैडलिंग तेज किया होगा, कभी स्कूटी आपने तेज चलाया होगा, कभी धीमे किया होगा, कभी ब्रेक मारा होगा, कभी मोड़ा होगा तो फिर धीमे किया होगा, फाइनली यहां लाके फिर से रोक दिया आप। तो आपका मोशन भी कुछ इसी तरीके का है। आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली वेरिंग है। अगर हम आपसे कहें बेटा यहां किस स्पीड से आए हो, तो क्या बताओगे? आप एवरेज स्पीड बताओगे। आप ये देखोगे कि सर मेरा घर यहां से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और मुझे वहां से यहां तक आने में मान लो आधा घंटा लगा। ठीक, तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई आधा घंटा यानी 0.5 आवर्स, तो ओवरऑल स्पीड कितनी हो गई? 8 किलोमीटर पर आवर। कि सर मेरी स्पीड कितनी थी? 8 किलोमीटर पर आवर। यही तरीका होता है कैलकुलेट करने का जब कोई क्वांटिटी कंटिन्यूअसली वेरिंग होती है। तो यहां पर भी मेरा क्वेश्चन वही है कि बेटा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कितना है? व्हाट इज मीन वैल्यू ऑफ करंट? पहला क्वेश्चन। भाई करंट लगातार चेंज हो रहा है ना, तो क्वेश्चन है मीन वैल्यू ऑफ करंट कितना है? व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ करंट? बताओ भाई। अगर करंट है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी,
ग्राफ की बात कर दें तो वो भी आपको पता है, इस तरीके का ग्राफ होगा, आधे में पॉजिटिव और आधे में निगेटिव, इस तरीके का ग्राफ है। अब आपसे अगर मैं कहूं कि बेटा फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, तो एक चीज पहले बताइए, एक साइकिल कंप्लीट कहां पर होती है? यहां पर 2 पाई पर, उसके बाद फिर से घूमना शुरू करता है, ठीक, तो वो दूसरी साइकिल हो जाएगी। फिर फिलहाल एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि एवरेज वैल्यू बताओ, तो वो एवरेज कितना होगा बोलो? दैट विल बी 0। क्यों 0? क्योंकि आधे साइकिल में पॉजिटिव और आधे में निगेटिव, जितना पॉजिटिव आधे में उतना ही निगेटिव आधे में। बोलो यार, तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो एवरेज वैल्यू कितनी हो गई? 0। लेकिन अगर मैं यहीं पे आपसे कहूं बेटा ठीक है पूरे में तो 0 है, जरा आधे में बात करो, आधी साइकिल में बताओ क्या होगा? यहां पर तो टाइम 0 है, यहां पर टाइम हो जाएगा t/2 और यहां पर टाइम हो जाएगा t। तो ये हम लोगों ने ग्राफ देखा करंट वर्सेस टाइम का। कैपिटल T कौन सा टाइम है? टाइम पीरियड, दैट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक। तो अगर मैं पूरे में पूछ रहा हूं तो एवरेज वैल्यू 0 है, और वो बात भी समझ में आई कि आधे में पॉजिटिव आधे में नेगेटिव, तो एवरेज कितना हुआ? 0। लेकिन अगर मैं इतने में ही पूछूं बेटा एवरेज कितना होगा, तो अब इस बार वैल्यू 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो लगातार कैसा है, इस पूरे इंटरवल में कैसा है? पॉजिटिव है, तो अब मामला वो 0 नहीं होगा। तो अब कैसे एवरेज वैल्यू निकालोगे? कोई क्वांटिटी अगर कंटिन्यूअसली वेरिएबल होती है, कंटिन्यूअसली बेटा चेंज होती है, तो उसके एवरेज निकालने का तरीका है इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। अगर ध्यान से सोचो, मैं आपसे कहूं एवरेज स्पीड, जो आपसे मैंने पूछा था एवरेज स्पीड कितनी है आपकी, तो आपने क्या फॉर्मूला लगाया था वहां पे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहां पे अगर मैं आपसे कह रहा हूं बेटा एवरेज करंट बताओ, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? करंट है तो पूछ ही रहे हैं हम। करंट का नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां एवरेज करंट क्या होना चाहिए? टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो भैया टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो आप सोचो अगर करंट है I बराबर dq/dt, तो आप मुझे बताओ dq कितना होगा? और अगर मैं आपसे कहूं टोटल चार्ज बता दो, तो क्या ये बात समझ में आई? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया हमने, dq को इंटीग्रेशन q, तो इंटीग्रेशन I dt, सही है। तो ऊपर देखो बेटा वही लिखा है टोटल चार्ज, और ये तो दिख ही रहा है टोटल टाइम। इज इट क्लियर? फॉर्मूला समझ में आया? कोई भी क्वांटिटी, अब तुमसे मान लो कोई ऐसा हम डिस्प्लेसमेंट दे दें जो टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा है, तो वहां भी कॉन्सेप्ट है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो इंटीग्रेट करोगे आप इस तरीके से। फिलहाल इंटीग्रेशन ऑफ करंट की वैल्यू कितनी है भाई? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी टी। इसमें भी बेटा अगर आधे साइकिल की बात किया गया है, तो टाइम कहां से कहां तक होगा? 0 से, तो यहां भी 0 से t/2 तक। क्लियर? अब इसको हम लोग ओपन करते हैं भाई। आई नॉट बोलो कांस्टेंट था बाहर, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बोलो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। चेन रूल लगेगा भाई, अगर इंटीग्रेशन है तो डिवाइड होता है। मैंने क्या लिखा? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। क्लियर? तो वो हमने यहां पे लिखा है। इसमें भी लिमिट लगेगी भैया 0 से t/2 तक डिवाइडेड बाई dt का इंटीग्रेशन बोलो, t कहां से कहां तक? सही है,
जो जो कांस्टेंट दिख रहा हो सब बाहर करो, माइनस आई नॉट ये वाला ओमेगा, सही है। और इसको जब इंटीग्रेट करोगे बोलो क्या आएगा, मतलब लिमिट लगा, इंटीग्रेट तो कर ही दिया, लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा यहां पर, t/2 माइनस 0 मतलब t/2। तो नीचे वो t और 2 कहां जाएगा, पक्की बात है। यहां पे सिर्फ क्या बचा बेटा, cos ओमेगा t, सही है। लिमिट लगाओ, लिमिट लगाओ इसी में, cos ओमेगा कैपिटल t/2 माइनस, तो 0 ही हो जाएगा, क्लियर है। अब ओमेगा को याद करो, ओमेगा जो कि एंगुलर स्पीड होती है या एंगुलर वेलोसिटी होती है, उसका मतलब होता है टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, दैट मींस दैट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसीलिए हम लोगों ने लिखा था ना थीटा बराबर ओमेगा टी, ठीक। अगर एक पूरे ऑसिलेशन की मैं बात करूं, एक पूरे साइकिल की मैं बात करूं, तो एक साइकिल में एंगल कितना कवर होता है, 2 पाई 360 डिग्री। टाइम कितना लगता है, कैपिटल टी। तो क्या यहां से ओमेगा कैपिटल टी की वैल्यू 2 पाई हो गई, ओमेगा कैपिटल टी की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 2 पाई हो गई। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक। ये दो चीजों का मैंने यूज किया यहां पर, ठीक। तो अब देखो ओमेगा टी की वैल्यू हो गई 2 पाई और पाई 2 भी है, तो कितना आएगा बेटा, यहां भी ओमेगा टी यूज कर लेते हैं, यहां भी ओमेगा टी की जगह क्या लिखेंगे 2 पाई, तो ये क्या बनेगा cos पाई माइनस cos 0 डिग्री, सही है। सोचो माइनस का आई नॉट अपॉन पाई, cos पाई कितना होता है, cos 180 कितना होता है -1, तो -1 -1 -2, माइनस माइनस बेटा मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होएगा, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी 2 आई नॉट अपॉन पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14। इसका मतलब इतनी चीज क्लियर है ना, इसका मतलब सर एवरेज वैल्यू जो आई करंट की, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, है ना, दैट वाज 2 अपॉन पाई टाइम्स आई नॉट। देखो ये बन जाएगा 2 अपॉन 3.14 टाइम्स आई नॉट, और इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2 अपॉन 3.14, देखो जरा 2 अपॉन 3.14 कितना आया, 0.637, है ना, 0.637 राउंड ऑफ कर लिया हम लोगों ने, टाइम्स आई नॉट। इसका मतलब बेटा हाफ साइकिल में, और हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ करंट चेक करो कितना है, कितना है फॉर हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट इज 0.637 ऑफ पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। या फिर परसेंटेज में अगर इसी चीज को लिखें तो वी कैन राइट 63.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। इज इट क्लियर, बोलो भाई। अब ये डेटा थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, 63.7%। अब आपको मान लो कोई छोटा सा न्यूमेरिकल दे, आपको बोले I इज इक्वल टू 2 साइन 2 पाई टी, ऐसा दे दिया करंट की वैल्यू, ठीक। अब आपसे कह रहे हैं कि ये बताओ इस करंट की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में कितनी है, 0। हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी है, 63.7 या 0.637 ऑफ आई नॉट। आई नॉट कितना है, आई नॉट कितना है, तो आई एवरेज बोलो कितना होगा, आई एवरेज कितना होगा 0.637,
0.637 इंटू पीक वैल्यू क्या होती है? यहां पे क्या है? क्या है वही तो पूछ रहा हूं। 2, केवल 2, साइन वाइन नहीं भाई। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता था। उसमें मैंने आपसे क्या बोला था? जो साइन के अलावा लिखा हो बाहर, यही तो होता है पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू ये रखोगे आप। तो यहां से बोलो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आ गई हमको 1। नहीं लिखा है तो 1, तो हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ बात समझ में आई? कोई डाउट इसमें? बढ़ा जाए आगे, ठीक। अच्छा, क्या हुआ? पूछो पूछो पूछो। हाँ, 0 बोला हमने। 0 बोला मैंने? कंप्लीट साइकिल के लिए 0 बोला। हाँ, कंप्लीट साइकिल के लिए। ये हाफ साइकिल की बात है बेटा। और हाफ साइकिल कंप्लीट में तो 0 होगा ही होगा, वो तो हमें लगा आपको पता है। फॉर कंप्लीट साइकिल आई एवरेज विल बी इक्वल टू 0। सही है ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं है भाई। पूरी साइकिल में 0 और हाफ साइकिल में ये वैल्यू 0.637 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। और करंट की यहां पर मैक्सिमम वैल्यू बोलो +2 है, क्योंकि ये करंट -2 से +2 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही एक और एवरेज यहां पे निकाला जाता है बेटा, जिसको बोलते हैं RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट की RMS वैल्यू। RMS वैल्यू का फुल फॉर्म रूट मीन स्क्वायर, RMS। ये आप लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, वहां पर भी आपने पढ़ा था। तो RMS वैल्यू निकालने को अगर आपसे बोला जाए तो सबसे पहली बात इसका फॉर्मूला पता हो तब हम निकाल पाएंगे। तो IRMS का मैं तरीका आपको सिखा रहा हूं। इसको उल्टा लिखा जाता है। सबसे पहले स्क्वायर, तो करंट का स्क्वायर I स्क्वायर, ठीक। फिर मीन, मीन मतलब एवरेज। एवरेज कैसे निकालते थे? अभी सिखाया था, सही है। फिर रूट, रूट मतलब अंडर रूट। तो ये इसका फॉर्मूला है IRMS का, ठीक है। पहले स्क्वायर, तो करंट का स्क्वायर, फिर मीन यानी एवरेज। एवरेज निकालने का तरीका हमने आपको बता दिया, इंटीग्रेशन I स्क्वायर dt अपॉन इंटीग्रेशन dt, और फिर उसका अंडर रूट। क्लियर? अब फिर से वही बात आई। अगर मैं आपसे कहूं फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, क्या इसकी वैल्यू 0 होगी? क्यों 0 होगी? कैसे पता? यहां तो लगातार स्क्वायर है। निगेटिव का भी स्क्वायर कैसा होता है? पॉजिटिव का तो पॉजिटिव होगा ही होगा, तो फिर 0 कैसे होगा? यहां पर एवरेज वैल्यू 0, मतलब RMS वैल्यू 0 नहीं होगी। वहां पर इंटीग्रेशन I dt था। देखो, मैंने जो अभी पीछे आप लोग को डिराइव करवाया था, ये वाला डेरिवेशन, ये डेरिवेशन मैंने हाफ साइकिल के लिए कराया, ठीक। आपका छोटा सा होमवर्क भी है। आप इसी चीज को डिराइव करोगे 0 के बराबर, तो आप क्या करोगे? यू विल अप्लाई द लिमिट फ्रॉम 0 टू t, 0 से t, एवरीथिंग विल बी सेम यहां तक। सिर्फ लिमिट क्या होगा? 0 से t। यहां क्या बनेगा? ओमेगा t। बोलो ओमेगा t मतलब cos 2 पाई मतलब +1, cos 2 पाई मतलब, और ये तो 0 ही बनेगा। तो 1 - 1 वैल्यू कितनी आएगी? तो बताएं आप, ठीक। यहां हमने नहीं कराया आपको डिराइव, क्योंकि हमें पता था यहां पे हमें कराना ही था।
यहां भी कराते फालतू में तो एक बार यही डेरिवेशन यहां लिखते, फिर अगली बार वही डेरिवेशन वहां बताते। इसको समझने के बाद ये अपने आप समझ में आ गया होगा कि भाई 0 से t कर देंगे, 0 आ जाएगा अपने आप। समझ में आ रही बात? तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा और इसमें लिख भी लेना ये कितने कब के लिए है, फॉर हाफ साइकिल। इसको बेटा इसके ऊपर लिखना यहां पर, ठीक है। फॉर हाफ साइकिल हम लोगों ने डिराइव किया है, ठीक। फिर अब यहां पे अगर हम लोग कंप्लीट साइकिल की बात करें तो इस बार ये 0 नहीं होने वाला, क्योंकि ये करंट का बेटा स्क्वायर है, तो पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, निगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो इस बार ये वैल्यू 0 नहीं होने वाली है। सो वी आर गोइंग टू डिराइव इट फ्रॉम 0 टू t। देखो नीचे वाला इंटीग्रेशन तो सिंपल है, 0 से t तक लिमिट लगा देंगे आ जाएगा। ऊपर वाला है थोड़ा सा, तो इस बार हम ऊपर वाले इंटीग्रेशन को अलग से लेकर सॉल्व कर रहे हैं। पहले सॉल्व कर लेंगे फिर वैल्यू रख देंगे। क्लियर? सो वी आर कंसीडरिंग इंटीग्रेशन i स्क्वायर dt फ्रॉम 0 टू t। इंटीग्रेशन i का स्क्वायर बोलो कितना होगा, है 3 कहां से आ गया? i बराबर i नॉट साइन ओमेगा टी, तो i का स्क्वायर कितना होगा, i नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। i नॉट स्क्वायर बेटा कॉमन हो जाएगा, i नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। अंदर सिर्फ क्या बच रहा है? तो अब ये बताओ आप लोग मुझे, मैथ्स वाले हो आप में से काफी लोग, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे होता है? साइन स्क्वायर माइनस cos ओमेगा cos 2 theta plus yes cos 2 theta we will convert this into cos 2 theta। cos 2 theta का बेटा फॉर्मूला होता है cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta। cos में होता अगर ये लिखा होता cos स्क्वायर ओमेगा टी, तो हम भी लिखते 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। पढ़ा होगा आपने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिलहाल यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो वैल्यू आने वाली है 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। क्या ये बात समझ में आई? वी आर गोइंग टू यूज दिस फार्मूला। इस फार्मूला को हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं, ठीक। आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को तो वो लिखेंगे हम लोग, तो ये बनने वाला है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t 1 माइनस कॉस। अब देखो, जब यहां ओमेगा टी है वहां थीटा था, तो उधर कॉस में क्या हो जाएगा 2 थीटा, मतलब 2 ओमेगा टी। सो दैट विल बिकम 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू dt। आई नॉट स्क्वायर और 2 भी बाहर कर देते हैं, अंदर ले जाते हैं इसको, तो पहला इंटीग्रेशन बेटा बनेगा dt का फ्रॉम 0 टू t माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt फ्रॉम 0 टू t। कोई डाउट हो तो बताओ। सही है? dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? dt का इंटीग्रेशन t, उसमें भी लिमिट है 0 से कैपिटल T तक, माइनस cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा। 2 ओमेगा कांस्टेंट है ना, t का 1 हो जाएगा, 2 ओमेगा नीचे ले आएंगे। और ये भी कहां से कहां तक है? फ्रॉम 0 टू t। आई नॉट स्क्वायर बाई 2, बोलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो t माइनस 0 माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल T अपॉन 2 ओमेगा तो था ही,
फिर से एक माइनस लगेगा, लेकिन वो वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 0/2 ओमेगा। बोलो भाई, दिस विल बिकम I नॉट स्क्वायर t by 2। उसको जरा चेक करो, ये ओमेगा टी की वैल्यू क्या बताई थी, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, तो क्या ये साइन 4 पाई बनेगा? साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, ये सब जीरो होता है। अभी हमने ग्राफ बनाया था इसके पहले साइन का, आपको बोला भी था पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सब पर वैल्यू से। कॉस में क्या होता है, कॉस ऑड पाई है अगर तो -1, कॉस इवन पाई है तो +1, मतलब कॉस 0 +1, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई, कॉस 8 पाई +1। ऑड है मतलब कॉस पाई, कॉस 3 पाई, कॉस 5 पाई, कॉस 7 पाई -1। क्लियर? साइन में n पाई है 0, मतलब साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, ये सब 0। तो फिलहाल बोलो ये भी 0 और ये भी 0, तो ये दोनों टर्म्स तो हो गए 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0। इज इट क्लियर? तो ये जो इंटीग्रेशन हमने किया पहला वाला, ये इंटीग्रेशन की फाइनल वैल्यू क्या है, I नॉट स्क्वायर t बाई, ये वाला करो इंटीग्रेशन जरा, 0 से t dt, सिंपल है, इसका हो जाएगा t, वो भी 0 से t, कैपिटल T -0 मतलब कैपिटल। तो दोनों इंटीग्रेशंस की वैल्यू आ गई। अब मैं अगले पेज पे दोनों इंटीग्रेशंस की वैल्यू को अंडर रूट के अंदर लिखने वाला, ठीक है? पहले इंटीग्रेशन की वैल्यू देख लो, I नॉट स्क्वायर t बाई 2, सो अंडर रूट I नॉट स्क्वायर t बाई 2, और दूसरे वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी थी, t, दैट वाज इक्वल टू I RMS। सही है? t से t कैंसिल, तो RMS वैल्यू ऑफ करंट बेटा कितना आया, दैट इज I नॉट अपॉन अंडर रूट 2। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। अगर वैल्यूज को हम रख दें तो I RMS इज इक्वल टू I नॉट √2 की वैल्यू बोलो 1.414, और अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आई थिंक ये आएगा 0.707, 1 अपॉन क्या है 1.414, तो 1 अपॉन 1.414 कितना आया 0.707, तो 0.707 टाइम्स I नॉट, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका आ गया। और इसको भी अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो I RMS विल बी 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट। कोई डाउट इसमें? RMS वैल्यू समझ में आ गया 70.7%, और ये भी ये कितने के लिए है, फॉर कंप्लीट साइकिल। दिस डेरिवेशन इज फॉर कंप्लीट साइकिल। और एवरेज वैल्यू की अगर बात करें तो वो कितना था, I मीन वैल्यू या I एवरेज वैल्यू कितना था 0.637, या परसेंटेज में ही लिखते हैं उसको भी 63.7% ऑफ पीक वैल्यू यानी कि I नॉट, और ये कितने के लिए था, इट वाज फॉर हाफ साइकिल। ये रिजल्ट को ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा कि कौन सी वैल्यू कितनी है और कितने के लिए। तो ये हाफ साइकिल के लिए है, जबकि ऊपर वाला कंप्लीट साइकिल के लिए। ठीक, आपके दो होमवर्क है, पहला तो आई थिंक हो गया होगा, वो तो उसी समय हमने बता दिया था।
उसमें कुछ था ही नहीं। जैसे ही आप 0 से t लगाओगे आपको दिख गया था वो 2 ओमेगा t बनेगा, वो 0 हो जाएगा, है ना। ये आपका लेकिन एक रियल होमवर्क है कि ये अभी हम लोगों ने कंप्लीट साइकिल के लिए निकाला है। यू विल हैव टू डिराइव दिस होल एक्सप्रेशन फॉर हाफ साइकिल। एवरीथिंग विल बी सेम 0 से t/2, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे। 0 से t/2 यहां भी आएगा, 0 से t/2 यहां भी आएगा। तो उस बार हो सकता है ये इंटीग्रेशन हमारा 0 ना हो। तो एक बार आप लोग करिएगा इसको ईमानदारी से और करके देखो कि फाइनल आंसर क्या आता है। क्या आधी साइकिल में जो वैल्यू आएगी वो इसकी आधी आएगी? नहीं आएगी। लेकिन लगता है बच्चों को ऐसा कि आधा है तो आधा हो जाना चाहिए, कि आधी सर वैल्यू आधी आनी चाहिए, लेकिन आधा होगा नहीं। ठीक, अब एक चीज और समझो, ये तो होमवर्क हो गया, आप पहले करिएगा। ठीक, करने के बाद सोचना ये जो आया वो क्यों आया। क्लियर। अब मैटर ये है कि यार जब एक बार हमने एवरेज वैल्यू निकाल लिया तो ये आरएमएस वैल्यू आखिर क्यों निकाल रहे? आरएमएस वैल्यू का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरएमएस वैल्यू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज वैल्यू? क्या मीनिंग है उसका? देखो, एवरेज वैल्यू की जब हम बात करते हैं, मीन वैल्यू जिसको आप बोलते हो या आप उसको एवरेज वैल्यू बोलते हो, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, इसका लेना देना बेटा होता है चार्ज फ्लोन से। इसका लेना देना किससे है? चार्ज फ्लोइंग, कितना चार्ज वहां पर फ्लो हो रहा है। क्योंकि आई एवरेज का मतलब हो गया टोटल चार्ज फ्लोइंग अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये लॉजिक है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट की, आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, तो इसका लेना देना होता है हीट प्रोड्यूस्ड से, हीट प्रोड्यूस्ड। अब समझो जरा एक एक करके ये क्या लॉजिक है दोनों। अगर एक मान लो रजिस्टर है और इस रजिस्टर में मैंने एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स जोड़ दिया। ऑल्टरनेटिंग करंट को ऐसे दिखाते हैं, बैटरी को तो पता ही कैसे दिखाते हैं। ये हमने जोड़ दिया, ये एक रजिस्टर है, ये इसका ईएमएफ है अपना E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। यहां से बेटा कुछ करंट निकलेगा और वो करंट बोलो लगातार चेंज हो रहा होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, पढ़ चुके हो आप ये सब। ये लगातार चेंज होता हुआ करंट इससे फ्लो होगा। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर करंट निकल रहा है तो यहां से चार्ज भी निकल रहा है। ठीक, अगर मैं इसी के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा, ये वही रजिस्टर है, एक ऐसा डीसी सर्किट बनाना चाहूं, एक ऐसा डीसी सर्किट हम बनाना चाहें जिसका वोल्टेज कुछ होगा V के बराबर, ठीक, एंड वी वांट कि वही सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो इसमें फ्लो हो रहा था, वही सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें भी फ्लो। बात समझ में आ रही? यहां पर मैक्सिमम ईएमएफ कितना था? E0। यहां का भी मैक्सिमम ईएमएफ हम कितना कर दे रहे हैं? E0। इसको भी हम E0 कर दे रहे हैं। देखिएगा, तो हमने सब कुछ लगभग लगभग सेम कर दिया। ठीक, अब यहां पे करंट फ्लो हो रहा है I, और यहां पर जो करंट फ्लो होगा दैट इज I एवरेज। कुछ बात समझ में आया? If we want to produce same amount of charge as in alternating current circuit in DC circuit, देखो ये I करंट फ्लो होगा मान लो T टाइम के लिए, तो ये कुछ ना कुछ चार्ज वहां फ्लो कराएगा। मान लो 100 कूलम का चार्ज फ्लो कराएगा ना, तो उतना ही 100 कूलम हमको डीसी सर्किट में फ्लो कराना है उतने ही टाइम में। अगर इसने 10 मिनट में 100 कूलम का चार्ज फ्लो कराया है तो हमको भी यहां 10 मिनट में 100 कूलम का चार्ज फ्लो कराना है। तो ऐसे में जो करंट फ्लो कराना पड़ेगा दैट करंट इज नोन एज एवरेज करंट। कुछ समझ में आया? अब बात करो आरएमएस वैल्यू फिर सर क्या है? ये रेजिस्टर हो गया, फिर से वही बात आई, यहां से करंट निकलेगा। ये करंट यहां पर कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस कराएगा। हीट का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? I² R
टी, ऐसा कुछ होता है। और क्योंकि ये करंट वेरिएबल है, बोलो यार, करंट वेरिएबल है, टाइम चेंज हो ही रहा है, तो बोलो हीट भी चेंज होगा लगातार, तो यहां मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बात वहीं करते हैं जहां दो क्वांटिटीज वेरिएबल हो। तो ये हीट कैसे निकल कर आएगा, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी, सही है। और सेम इसी रजिस्टर में उतना ही हीट हम प्रोड्यूस कराना चाहते हैं, बट यूजिंग डीसी। तो यहां पर अब जो करंट हमें फ्लो कराना पड़ेगा वो करंट कौन है, IRMS। वही टी टाइम में H हीट प्रोड्यूस हुआ है ना, वही टी टाइम में फिर से H हीट प्रोड्यूस हुआ, लेकिन यहां करंट था I अल्टरनेटिंग करंट, यहां पे करंट है IRMS DC करंट। IRMS बोलो एक कांस्टेंट वैल्यू थी। IRMS जो था वो, अगर जैसे इसके पहले हमने एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग को दिया था यहां पर कि ये वाला करंट चेक करो, वेरिएबल था कि नहीं था, लेकिन ये जो आया है ये एक कांस्टेंट करंट है, ये ना 1 पॉइंट समथिंग एम्पियर होगा, 1.3 या 1.2 समथिंग एम्पियर होगा। और सोचो अगर मैं इस सर्किट की बात कर रहा हूं, इस वाले सर्किट की बात कर रहा हूं, तो ये जो करंट है ये कैसा करंट है, डीसी। तो ये वही वाला 1.2 एम्पियर वाला करंट है जो हमें यहां फ्लो कराना पड़ेगा इफ यू वांट टू फ्लो दैट क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इन द सर्किट। समझ में आया कि बाउंस हो गया, आया। यहां पर अगर मैं आपसे कहूं हीट, तो हीट का फॉर्मूला यहां क्या होता है, अगेन आई स्क्वायर आर टी, लेकिन यहां क्या इंटीग्रेशन की जरूरत है, IRMS, तो उसका स्क्वायर R इंटू टी, सही है। यहीं से RMS वैल्यू निकली है। अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि दोनों हीट बराबर है, अगर मैं दोनों हीट्स को बराबर करूं तो देखो जरा, इंटीग्रेशन, मैं इधर लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन I स्क्वायर R डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, नहीं इधर तो इंटीग्रेशन था ही नहीं, इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर R इंटू, R से R चेक करो कैंसिल हुआ, क्यों कैंसिल हुआ, कांस्टेंट था। IRMS यहां से बताओ कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन I स्क्वायर डी टी बाई टी, और टी को क्या मैं इंटीग्रेशन डी टी लिख सकता हूं, और वो भी स्क्वायर था। बोलो यार, क्या आपको ये समझ में आया, ये फॉर्मूला आया कहां से, भाई वहां तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया कि फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, फिर हमने इंटीग्रेट करके आपको बता दिया ये वैल्यू आती है। अभी मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर वो फॉर्मूला है क्या चीज, वो फॉर्मूले ने क्या रिप्रेजेंट किया। तो एवरेज वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, अगर आप एवरेज वैल्यू निकालते हो तो इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ चार्ज विच वाज फ्लोइंग इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, वही चार्ज यहां भी फ्लो होगा इन डीसी सर्किट, अगर हम एवरेज करंट फ्लो करा देंगे तब। ठीक, यहां पर अगर आई करंट फ्लो हो रहा था अल्टरनेटिंग वाला, यहां पर आप IRMS फ्लो करा दोगे तो जितना हीट इधर प्रोड्यूस हो रहा था उतना ही हीट इधर भी प्रोड्यूस होगा। क्या कुछ समझ में आया या उड़ गया सब, आया। यहां पर भी हम डिराइव कर सकते हैं, बट ये तो इजीली समझ में आ जाता है बच्चों को, तो हम डिराइव नहीं कर रहे हैं। ये नहीं समझ में आता है कि ये कहां से आया, तो ये आया हीट से। ये सिंपल है, यहां पे आप चार्ज बराबर कर दो, इधर का चार्ज बोलो क्या आएगा, भाई इधर चेंज हो रहा है तो डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, यहां पर बोलो चार्ज इंटीग्रेशन I डी टी, और यहां पे चार्ज बोलो I एवरेज इंटू टी। बोलो यार, दोनों चार्ज बराबर कर दो, I एवरेज आ जाएगा अपने आप। जैसे ही दोनों चार्ज बराबर करोगे, चेक कर लो, चार्ज दोनों इक्वल करो, चलो हम लिख ही दे रहे, इंटीग्रेशन I डी टी
बराबर आई एवरेज इंटू, और जो टी है इसको क्या लिख देंगे, आई एवरेज कितना आएगा, इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन टी, और टी को क्या लिख सकते हैं, आ गया फॉर्मूला। इज इट क्लियर? चलिए आज इतना ही रखते हैं।